जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग 6 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको अंत तक वीडियो देखना है। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया है? प्रश्न का उत्तर 5 अप्रैल 2024 हो जाएगा। 5 अप्रैल 2024 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। इस 5 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है दोस्तों, और सबसे पहले इसकी शुरुआत कब से मनाना शुरू हुई है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 5 अप्रैल 1919 को जो है कि भारत का पहला जहाज एसएस लॉयल्टी का उद्घाटन हुआ था। भारत का पहला जहाज एसएस लॉयल्टी का उद्घाटन हुआ था, और इसी कारण जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। और सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1964 से। ये 1964 से मनाया जाना शुरू हुआ है, लेकिन 5 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है, 5 अप्रैल 1919 को भारत का पहला जहाज एसएस लॉयल्टी का उद्घाटन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस बार का इसका थीम है भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। इस बार का इसका थीम है दोस्तों, आपको यह भी ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले, ये इसकी इस बार की थीम है। प्रश्न का उत्तर 5 अप्रैल हो जाएगा। इस बार दोस्तों 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल के बीच मर्चेंट नेवी वीक भी मनाया गया है। मर्चेंट नेवी वीक ये भी मनाया गया है। प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। और 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। प्रश्न दूसरा है दोस्तों, हाल ही में 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? प्रश्न का उत्तर कजाकिस्तान हो जाएगा। कजाकिस्तान। एससीओ आपको ध्यान होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। बराबर प्रश्न एग्जाम में यहां से आता ही आता है। एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में है। चीन की राजधानी बीजिंग में। संघाई केवल नाम है, संघाई में हेडक्वार्टर नहीं है। 1996 का वो वर्ष है दोस्तों, जिसमें ये संघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। संघाई 5 के नाम से स्थापना हुई थी, और 2001 में इसका नाम हो गया है संघाई सहयोग संगठन एससीओ। इसका नाम 2001 में परिवर्तित हुआ है, याद रखना। 2017 में इसमें भारत शामिल हुआ है। भारत 2017 में हुआ है। भारत और पाक दोनों ये देश शामिल हुए हैं इसमें। अभी हाल फिलहाल में ये चर्चा में क्यों आ चुका है? क्योंकि ये 19वीं एससीओ सुरक्षा पहल की बैठक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, और यहीं पर इसकी बैठक हुई है, इसलिए चर्चा में आ चुका है। ये कजाकिस्तान जो है दोस्तों, ये मिडल ईस्ट का कंट्री है, ये भी ध्यान रखना है। मिडल ईस्ट कंट्री है ये, याद रखना है। 1991 में यूएसएसआर से जो 5 देश अलग हुए थे, उसमें कजाकिस्तान भी एक है। तो प्रश्न का उत्तर कजाकिस्तान हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? डोप का उल्लंघन करने वाला दोस्तों, आपने बहुत बार नाम सुना होगा। वाडा है, या फिर नाडा है, या फिर पाडा है। ऐसे संस्थाओं का आपने नाम सुना होगा।
वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा का नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और पाडा का पाकिस्तान एंटी डोपिंग एजेंसी। प्रत्येक देश का अपना एंटी डोपिंग एजेंसी है। ये चर्चा में क्यों आ गया है कि दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश भारत बन चुका है। इसका सीधे सीधे प्रयोग है दोस्तों खेल क्षेत्र में। खेल क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो अगर खिलाड़ी एक तो 1 नंबर से जीतते हैं या 2 नंबर से, सीधे सीधे आप लोकल लैंग्वेज में याद रखिए कि जो 2 नंबर में खिलाड़ी जीतते हैं वो कहीं ना कहीं ये डोपिंग का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे ऐसे जो ड्रग्स हैं या दवाई हैं, जैसे उसका सेवन करने के बाद कोई ऊंची छलांग ज्यादा लगाता है या खेल में जीत हासिल हो जाती है, तो इस प्रकार का गलत तरीके से अगर कोई खिलाड़ी जीतता है खेल में तो उसी को रोकने के लिए ये वाडा, नाडा, पाडा इस प्रकार की संस्थाओं का गठन किया गया है। तो सबसे ज्यादा अभी जो रिपोर्ट आया है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार, ये वाडा की रिपोर्ट है, वाडा की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसके अनुसार भारत नंबर 1 पर आ चुका है। ऐसा करने वाला जो डोपिंग का प्रयोग खिलाड़ी सबसे ज्यादा भारत में कर रहे हैं। ए गलत है, बी गलत है और डी गलत है, याद रखना। सर्वाधिक डोपिंग में भारत चर्चा में आ चुका है, इसीलिए प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रहे G2G समझौते का संबंध किससे है? प्रश्न का उत्तर इजराइल है। G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसका फुल फॉर्म है। तो गवर्नमेंट कहाँ की दोस्तों? तो इंडियन गवर्नमेंट एक तो हो गया, इंडिया के साथ ये समझौता है, और दूसरा जो है ये इजराइल के साथ समझौता है। इजराइल के साथ कैसा समझौता है? तो इजराइल में अभी आप देखते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का वार चल रहा है, हमास और इजराइल का वार चल रहा है। इसी बीच कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए कुछ लेबर जो है भारत से इजराइल भेजे जा रहे हैं, और भारत के यूपी और हरियाणा ये 2 स्टेट से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और यहां से लेबर को ट्रांसपोर्ट किया जाए इजराइल में, यहां पर ये लोग जाकर के कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया है दोस्तों। ये कई खेप में लेबर जाएंगे, अभी पहली खेप भारत से इजराइल जा चुकी है, ठीक है, और ये इसमें 64 लेबर गए हैं, 64 कामगार गए हैं, 64 कामगार यहां पर चले गए हैं। याद रखना है 1.37 लाख रुपए सैलरी दिया जाएगा पर मंथ, ऐसा कहा गया है। पर मंथ 1.37 लाख रुपए सैलरी ये दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है दोस्तों। तो फर्स्ट बैच जा चुकी है और 64 कामगार गए हैं। इजराइल और भारत का ये G2G समझौता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना। चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP कहां लॉन्च हुआ है? ELI, इसको ऐसे लिखिए ELINP। पहली बात तो इसका हम फुल फॉर्म देखेंगे क्या होता है। तो E से होता है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम होता है, L से होता है लेजर, और ये I से होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। N से होता है दोस्तों न्यूक्लियर फिजिक्स, N से न्यूक्लियर और P से फिजिक्स। तो इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा ELINP का एक्सट्रीम लेजर इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स। दुनिया का ये शक्तिशाली लेजर बना है। ये कहाँ लॉन्च हुआ है लेजर? तो रोमानिया में हुआ है, और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, याद रखना। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और यहीं पर लॉन्च हुआ है। लॉन्च करने वाली कंपनी थेल्स कंपनी है, कंपनी का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थेल्स कंपनी है, और इसी ने इस लेजर को लॉन्च किया है, याद रखना है। इस लेजर का प्रयोग कहां पर किया जाएगा? तो इसमें 3 बातें हैं दोस्तों। जैसे अंतरिक्ष कचरा हो गया, अंतरिक्ष में बहुत कचरा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, उसको नष्ट करने के लिए उसको नष्ट किया जाएगा इस लेजर के द्वारा। दूसरी बात परमाणु कचरा है, जो धरती पर परमाणु कचरा है उसको भी इससे नष्ट किया जाएगा।
और तीसरी बात जो है, शरीर में कैंसर कोशिका, जो कैंसर कोशिका है उसको भी इस लेजर ELINP लेजर से नष्ट किया जाएगा। तो अंतरिक्ष कचरा, परमाणु कचरा और कैंसर कोशिका को ये नष्ट करने में सक्षम है। ELINP लॉन्च किया है रोमानिया ने, और रोमानिया की कंपनी जो है थेल्स कंपनी, उसने लॉन्च किया है। दोस्तों प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और रोमानिया हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है क्योंकि ये सेजेंस क्षेत्र में भी शामिल हुआ है। सेजेंस क्षेत्र रोमानिया, और इसके साथ बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। याद रखना, लेजर का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर सब लेजर है। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। याद रखना, ये इसका फुल फॉर्म होता है। प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? यह स्वास्थ्य प्रवर्तक का नाम सारा है। हिंदी में इस प्रकार से ये अंग्रेजी में लिखा गया है दोस्तों, सारा, ये है सारा, याद रखना इसका फुल फॉर्म है। और ये सारा AI आधारित डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक है, ये डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक है सारा। और किसने लॉन्च किया है इसको? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। डॉक्टर टेड्रोस वर्तमान में इसके हेड हैं। इसने डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक लॉन्च किया है, याद रखना है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी हैं दोस्तों, ये देविका है, हाल फिलहाल में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर, भारत ने लॉन्च किया है। मोहम्मद जो है सऊदी अरब का सऊदी अरब का जो है फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है। और ये डेविन यूएसए का पुरुष सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ये सारे AI हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी रोबोट है, याद रखना है। यहां पर सारा का फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए। ए से है स्मार्ट, यहां पर ए से है AI, आर से है रिसोर्स, और ए से है असिस्टेंस फॉर हेल्थ, ये इसका फुल फॉर्म है। स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। तो सारा AI आधारित डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक WHO ने लॉन्च किया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न 7 है, भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण कहां विकसित करेगा? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इस प्रश्न का राइट उत्तर कर्नाटक में, कर्नाटक से ये शुरू हो रहा है, पादुर से। इसका 3 जगह प्लांट लगने वाला है। अभी हाल फिलहाल में फर्स्ट चरण में ये कर्नाटक से शुरू हो चुका है, पादुर से, कर्नाटक में पादुर से। ये दोस्तों ISPR, ये नया एक कंपनी सरकार बना रही है, ISPRL, इसका फुल फॉर्म है भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। हिंदी में भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। इसका निर्माण करने की क्यों जरूरत पड़ी है दोस्तों? तो संकट के समय तेल की आपूर्ति के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। जैसे कि तेल कहीं से मिलना बंद हो चुका है किसी देश से, या संकट आ चुका है देश पे, ऐसे ही जहां पर तेल की आपूर्ति नहीं हो रहा है विदेश से, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व करके रखेंगे अभी से तेल को। ये कंपनी ISPRL क्या करेगी, तेल को रिजर्व करेगी, और जब संकट के समय जब तेल नहीं मिलेगा तब इसको आपूर्ति करेगी, तेल को आपूर्ति करेगी, सप्लाई देगी, याद रखना।
तो ये फर्स्ट चरण में जो है इसका कहाँ कहाँ प्लांट लगा है, तो पादुर में लगा है, पादुर कर्नाटक में लगा है फर्स्ट चरण में। दूसरा यहाँ पर जो लगेगा दोस्तों, ये कर्नाटक में एक और जगह है, आपको याद रखना है, कर्नाटक में ही दूसरा है मंगलुरु, मंगलुरु यहां पर भी लगेगा, दोनों कर्नाटक में है। और तीसरा जो है विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, यहां पर भी लगेगा। तो ये प्रथम चरण में 3 जगह लगेगा और दूसरा जो चरण इसका शुरू होगा वहां पर भी चंद्रकोली में लगेगा, चंद्रकोली, चंद्रकोली उड़ीसा में लगेगा, याद रखना है, ये दूसरा चरण में लगेगा। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण कहाँ विकसित करेगा, तो ये कर्नाटक में फर्स्ट चरण में, याद रखना, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई है? कैलिस्टो प्रश्न का सही उत्तर है, ये कैलिस्टो, ये सैटेलाइट है दोस्तों, ये बृहस्पति का आर्टिफिशियल नहीं बल्कि ये नेचुरल सैटेलाइट है, कुदरती ये सैटेलाइट है। और जितने प्रश्न में है यहाँ, गैनीमेड हो गया, आयो हो गया, यूरोपा हो गया, ये सब बृहस्पति के सैटेलाइट हैं, ये सभी बृहस्पति के सैटेलाइट हैं। लेकिन इन सब में ओजोन गैस कहां पर खोजा गया है, तो कैलिस्टो पर खोजा गया है, याद रखना। खोज किसने किया है, तो PRL, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिक्स रिसर्च लैब, ये अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है और इसी ने इसकी खोज की है, कैलिस्टो पर ओजोन गैस की खोज की है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साइंस टेक के हिसाब से, याद रखना है आपको। ओजोन गैस की हम बात करेंगे तो ओजोन गैस समताप मंडल में पाया जाता है, याद रखना है, समताप मंडल में ओजोन गैस पाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात जो है, ओजोन की सांद्रता को नापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है, ये यूनिट है डॉप्सन, याद रखना। और तीसरी बात यहां पर है दोस्तों कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये हमें रक्षा प्रदान करता है, यही ओजोन गैस है। ओजोन गैस का क्षरण कौन कर रहा है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन गैस होता है दोस्तों, जो यहाँ पर जो है कि अगर आप देखिएगा रेफ्रिजरेटर है वगैरह, उनसे ये फ्रियोन गैस निकलता है और ये इसको क्षरण कर रहा है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी ओजोन गैस से संबंधित 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है प्रोटोकॉल हुआ था इसके संरक्षण के लिए, ओजोन के लिए, 16 सितंबर 1987 को। प्रश्न का उत्तर कैलिस्टो हो जाएगा क्योंकि इसी पर ओजोन गैस की खोज हुई है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? ये 5वीं बार 6.5% रहा है, 6.5% मौद्रिक नीति समिति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी, याद रखना है, MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसमें 3 मेंबर जो है RBI के होते हैं और 3 सरकार के होते हैं, सरकार के 3 मेंबर और RBI के 3 मेंबर होते हैं। इसका गठन किसने किया था दोस्तों? उर्जित पटेल कमेटी के सिफारिश पर मौद्रिक नीति समिति का गठन होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसने अभी रेपो रेट जो जारी किया है वो 6.5% कर दिया रेपो रेट, याद रखना। ये मौद्रिक नीति समिति क्या करती है दोस्तों? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, महंगाई को कंट्रोल करती है मौद्रिक नीति समिति, याद रखना। उर्जित पटेल समिति ने एक सुझाव दिया था, उर्जित पटेल समिति ने कहा था कि कभी भी देश में महंगाई 4 ± 2% ही रहेगा, इससे ना तो ज्यादा होगा और ना कम होगा, याद रखना। और इसी पर ये नीति काम करती है, मौद्रिक नीति समिति इसी पर वर्क करती है
ये प्रत्येक 2-2 महीना पर रिपोर्ट जारी करती है दोस्तों, प्रत्येक 2-2 महीना पर रिपोर्ट जारी करती है, मतलब साल में ये 6 बार रिपोर्ट जारी करती है। 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 साल में जो रिपोर्ट जारी करती है। अभी जो रिपोर्ट किया है 6.5% है। याद रखना, रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीपर्चेजिंग ऑप्शन, नोट कर लीजिए, रीपर्चेजिंग ऑप्शन, इसका फुल फॉर्म रीपर्चेजिंग ऑप्शन होता है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रीपर्चेजिंग ऑप्शन प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, अंतिम प्रश्न है हमारा आज का। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है, तो ये मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर है, याद रखना। और इस रिपोर्ट में गौतम अदानी का नंबर 17वां है, 17वां है। 38 विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में केवल और केवल मुकेश अंबानी भारत के हैं। रिलायंस कंपनी के ये जो है वर्तमान में मालिक हैं, रिलायंस कंपनी। फोर्ब्स की रिपोर्ट है दोस्तों, ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है। फोर्ब्स प्रत्येक वर्ष जो है अपना रिपोर्ट जारी करता है, और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है, तो बर्नाल अर्नोल्ट, बर्नाल अर्नोल्ट ये विश्व के सबसे नंबर 1 अमीर आदमी बन चुके हैं। और इनकी कंपनी कौन सी है, LVMH ये कंपनी है, और इसी के ये मालिक है, और ये फ्रांस देश के हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो ये नंबर 1 पर बन चुके हैं। एलन मस्क जो है इस रिपोर्ट के अनुसार दूसरे नंबर पर कौन है, तो एलन मस्क है, ये दूसरे नंबर पर है। और एलन मस्क की कौन कौन सी कंपनी है, तो ये स्पेस एक्स के भी मालिक हैं, टेस्ला के भी मालिक हैं, और एक्स कंपनी जो ट्विटर वाली है, इन सब के मालिक ये एलन मस्क ही हैं, याद रखना। तो प्रश्न हमारा यही सिर्फ था कि भारत के टॉप 10 में एकमात्र भारतीय कौन है, तो मुकेश अंबानी है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगता है आप जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।